वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पार्ट पार्ट करके और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसकी एग्ज़ाम में अब समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय हमें दिया गया है। तो इसलिए हमें बहुत ही तेज़ी के साथ अपने सिलेबस पर फोकस करना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सिलेबस में हमारा क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाला गया है और उन क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये क्या है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ और अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ तो ये किसके समय में हुआ? ये डफरिन के समय में हुआ, डलहौजी के समय में हुआ, लीटन के समय में हुआ या फिर कर्जन के समय में हुआ? ये जो है किसके समय में हुआ कि डफरिन, डलहौजी, लीटन या फिर कर्जन? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। किसके समय हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था। तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य था जिसे नहीं हड़पा गया? अवध, झांसी, सतारा या फिर नागपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवध। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य जो था वो था अवध। बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? किसका? बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1848 में, 1850 में, 1852 में या फिर 1853 में? बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघार रियासत का ब्रिटिश में अगर विलय की हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ 1850 में। बघार रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ 1850 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। यानी राजसी राज्यों पर क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पर राजसी राज्यों पर क्या? तो झांसी, संबलपुर, सतारा। उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो सही कालानुक्रम है ये क्या है? तो 1-2-3, 1-3-2, 3-2-1 या फिर 3-1-2। तो इसका सही कालानुक्रम जो होगा वो क्या चीज़ होगा? तो सबसे पहले इन्होंने किसे हड़पा था? सतारा को हड़पा था। सबसे पहले किसे हड़पा? सतारा को। उसके बाद संबलपुर को और उसके बाद झांसी को। तो 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये झांसी था, सतारा था, करौली था या फिर संबलपुर था? झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति जो थी, जिसे व्यापंगत का सिद्धांत भी कहा जा सकता है या फिर हड़प नीति भी कही जा सकती है, तो इसका प्रथम शिकार कौन बना था? तो प्रथम शिकार इसका था सतारा। कौन था? सतारा था। अगर पूछ दे आपसे कि सतारा का विलय कब किया गया, यानी कि सबसे पहला शिकार जो था वो सतारा बना और सतारा का विलय जो है ये कब किया गया? तो ये किया गया था 1848 में। सतारा का विलय कब किया गया था? 1848 में किया गया था। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है, यानी कि सही इसमें से कौन सा है। तो ये 1849 सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 अवध का विलय या 1855 झांसी का विलय, इनमें से बताना है कि सही कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। सतारा का विलय, सतारा का विलय जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में। सतारा का विलय 1848 में।
इसके बाद देखेंगे कि पंजाब का विलय। पंजाब का विलय कब हुआ? तो पंजाब का विलय हुआ 1849 में। पंजाब का विलय 1849 में हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवध का विलय कब हुआ। अवध के विलय को देखेंगे तो अवध का विलय हुआ 1856 में। और इसके बाद अंत में हम लोग किसको देखेंगे? तो अंत में हम लोग देखेंगे किसको? झांसी को। अंत में किसको देखेंगे? झांसी को देखेंगे। तो झांसी का विलय हुआ 1853 में। 1853 में। तो इस तरह से अब हमें बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो हम लोग जान लिए कि सतारा 1848, पंजाब 1849, अवध 1856 और झांसी 1853 में इसका विलय किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध 1856। नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया। उन्हें काल क्रमानुसार रखिए। क्या बोल रहा है कि नीचे उन राज्यों का नाम दिए गए हैं जिन्हें दयावसान सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया, उन्हें काल क्रमानुसार रखिए। तो ये क्या हो जाएगा? सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, तो इसको काल क्रमानुसार हमें रखना है कि कब कब इसे क्या किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो जैसे कि यहाँ पर सतारा की हम लोग बात करेंगे तो सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1848 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1848 में मिलाया गया। और इसको हम लोग देखेंगे कि जैतपुर को कब मिलाया गया? तो 1849 में मिलाया गया। वैसे ही झांसी को कब मिलाया गया? तो 1853 में मिलाया गया। और नागपुर को कब मिलाया गया? तो नागपुर को 1854 में मिलाया गया। तो इस प्रकार से इसका जो सही कालक्रम होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। तो कहाँ पर दिया 1, 2, 3, 4? ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4। हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में शामिल नहीं किया गया? यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डलहौजी के द्वारा, यानी कि डलहौजी का जो हड़प नीति का सिद्धांत था उसके अंतर्गत किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया? तो ये बघाट था, नागपुर था, संबलपुर था या फिर बनारस था। बघाट, नागपुर, संबलपुर या बनारस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बनारस होगा। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी के अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ? डलहौजी के अपहरण नीति का शिकार कौन नहीं हुआ? सतारा, नागपुर, सिंधिया या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधिया। सतारा भी हुआ, नागपुर भी हुआ, उदयपुर भी हुआ, लेकिन सिंधिया नहीं हुआ। डलहौजी की हड़प नीति अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? तो ये संबलपुर है, सतारा है, उदयपुर है या फिर करौली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा करौली। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? ठीक है, तो इनमें से कौन है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से वो कौन है जिसने लक्ष्मीबाई के पति के मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड डलहौजी था या फिर लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये काम किसने किया? ये किया लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। तो हड़प नीति के तहत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलेंगे या फिर व्यपंगत का सिद्धांत बोलेंगे, इन सब के तहत क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित की किसने की? वेलेस्ली ने, हेस्टिंगस ने, डलहौजी ने या फिर क्लाइव ने? तो ये निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो ये किसने की?
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये डलहौजी ने की। विलय की नीति क्रियान्वित किसने की? डलहौजी ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या फिर ट्रावणकोर का राजा। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय शासक था, पहला भारतीय शासक, ये हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब? तो 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ। तो बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब, निज़ाम अली या मैसूर का राजा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अवध का नवाब। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? पहला वो भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन सा था? सूरत, हैदराबाद, मैसूर या फिर अवध। तो सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने वाले कोई शासक थे तो वो हैदराबाद के थे। कहाँ के थे? हैदराबाद के थे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब सहायक संधि की बात हो तो लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेस्ली की। और जब व्यापंगत सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात हो तो यहाँ पर हम लोग किसको देखेंगे? लॉर्ड डलहौजी को देखेंगे। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो ये क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। किसके काल में? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था या फिर लॉर्ड डलहौजी था। तो हम लोग देखे हैं कि अगर सहायक संधि की बात की जाए तो ये कौन होगा? लॉर्ड वेलेस्ली होगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर बड़ौदा के गायकवाड़। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो ये कौन था? ये था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। तो इसने कब किया था? 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। दिए गए ऑप्शन में कौन है जिसने की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत ने या फिर मैसूर के शासक ने। किसने? तो निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो ये इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था? तो शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसका सही जवाब क्या होगा? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? वो कौन से मराठा सरदार थे जिन्होंने अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी उसे सबसे बाद में स्वीकार किया? पेशवा, होलकर, भोंसले, सिंधिया। कौन थे? पेशवा, होलकर, भोंसले, सिंधिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? होलकर होगा। कौन होगा? होलकर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था?
लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है इसे स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा अगर हम लोग बोलें तो पहला मराठा जो था ये बाजीराव द्वितीय था, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे अंत में किस मराठा सरदार ने स्वीकार किया था, तो वो कौन था? वो होलकर था। कौन था? वो होलकर था। ठीक है। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया? यानी कि सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस चीज़ को नियंत्रित किया था? तो ये उसकी सेना को, उसके राजस्व प्रशासन को, उसके विदेशी राष्ट्रों से संबंध को, या फिर इन चीज़ों को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध को इसने क्या किया था? कि नियंत्रित किया था। निम्नलिखित में कौन अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र थे? ये हैदर अली थे, मीर कासिम, रणजीत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि हैदर अली, मीर कासिम और रणजीत सिंह, इन तीनों में से कोई भी इनके मित्र नहीं थे। निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? राजपूत राज्यों में सबसे पहले कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? करौली, बीकानेर, जयपुर या फिर जोधपुर। करौली, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? डलहौजी के द्वारा सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो गोद लेने की प्रथा का निषेध, रेल सेवा का प्रारंभ, वर्मा पर अधिकार का प्रयास, अवध का अधिग्रहण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? अवध का अधिग्रहण जो था ये डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल बताई जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, तो बताना है हमें कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? वर्ष 1853 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1855 में, या फिर वर्ष 1856 में? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो अवध का विलय हुआ वर्ष 1856 में। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। यानी कि बताना है कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब गद्दी से उतार दिया था? 1853 में, 1855 में, 1856 में, या फिर 1857 में? तो हम लोग अभी देखें कि इसका विलय कब हुआ था? 1856 में। तो 1856 में इन्हें गद्दी से उतार करके और अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लिया गया था? विलय कर लिया गया था। तो 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो एक युद्ध के बाद, कुशासन के कारण, गोद निषेध के सिद्धांत के कारण, विदेशी षड्यंत्र रोकने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? कुशासन के कारण, यानी कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार करके और अवध का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? तो अवध के शासक को, झांसी के शासक को, नागपुर के शासक, या फिर सतारा के शासक? तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध के शासक को हटा दिया गया था। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का विलय किसके काल में किया गया था? डलहौजी के काल में किया गया था। और ये किस आधार पर किया गया था अवध का विलय? तो कुशासन के आरोप पर, राज्य हड़प नीति पर, सहायक संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुशासन के आरोप पर, यानी कि अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि क्या हुआ होता? तो अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता। अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुझावों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता। अवध का नवाब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा होता। अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी होता। तो इस आधार पर यानी कि कहा जा सकता है कि अगर ऐसा किया होता अवध ने तो उसे अपने गद्दी से नहीं हटना पड़ता, उसके ऊपर कुशासन का आरोप नहीं लगाया जाता। तो किस परिस्थिति में? तो ये होगा कि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुझावों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो सुझाव दिए थे अवध के नवाब को, अगर उसे लागू करने से अवध के नवाब ने इनकार नहीं किया होता तो परिस्थिति कुछ अलग होती। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमेन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो उस समय अवध का रेजिमेंट यानी ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ये जेम्स आउट्रम था। कौन था? जेम्स आउट्रम। इसके आगे देखेंगे, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? गोद प्रथा निषेध का जो कानून था ये किस पर लागू किया गया? ये जो कानून है किस पर लागू हुआ? सिर्फ हिंदू राज्यों पर, हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, कुशासित राज्यों पर, उत्तरी राज्यों पर। गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू हुआ था? तो ये सिर्फ हिंदू राज्यों पर ही लागू हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और इसके बाद हमें बताना है यहाँ पर कि कथन को पढ़ करके कि इसका क्या सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अवध ने शुजाउ दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। अवध ने शुजाउ दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि को क्या किया? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद के निजाम, इसके बाद क्या देखेंगे? हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा या फिर कौन से सही है ये बताना है। तो पहला चीज क्या है कि अवध ने शुजाउदौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। शुजाउदौला के अधीन सहायक संधि को स्वीकार किया। और हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके कूट को हम लोग देखेंगे, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। कि अवध के शुजाउदौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। और इसने कब स्वीकार किया था? तो इसने 1765 में इसे स्वीकार किया था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब की थी? तो ये की थी 1798 में। सही क्रम में कीजिए। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को सही क्रम में करना है। जैसे स्थायी बंदोबस्त, हड़पने की नीति, सहायक संधि, बंगाल विभाजन। तो इसे क्या करना है? सही क्रम में करना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सहायक स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कब आया? तो स्थायी बंदोबस्त आया 1793 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। वहीं अगर हम लोग हड़पने की नीति की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है ये कब से होती है? तो
1848 से होती है। कब से? 1848 से होती है। सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि जो है इसकी शुरुआत जो होती है ये 1798 से होती है। और बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सबको देख लिया। अब इसको सही क्रम में सजाना है, सही क्रम में। तो सही क्रम में इसको कैसे सजाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या आया? 1793 यानी कि स्थायी बंदोबस्त एक एक आया। उसके बाद से 1798 यानी कि सहायक संधि तो 3। इसके बाद 1848 यानी कि हड़पने की नीति तो 2। और अंत में बंगाल विभाजन 1905 तो हो जाएगा 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के बारे में सही नहीं है? सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो यह वेलेस्ली द्वारा निरूपित किया गया था। ब्रिटिश सेना समनुष्णी राज्य में नियुक्त की गई थी। यह समनुष्णी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं देता था। समनुष्णी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैयार किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यह वेलेस्ली द्वारा निरूपित किया गया था, ये चीज़ क्या है? सही है। ब्रिटिश सेना समनुष्णी राज्य में नियुक्त की गई थी, तो ये भी सही है। इसके बाद समनुष्णी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किए गए थे, ये भी चीज़ सही है। लेकिन यह समनुष्णी राज्य के लिए गोद के लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था, तो ये गलत है। इसमें गोद लेने वाली बात नहीं थी। सहायक संधि के समय गोद लेने वाली कोई भी बात नहीं थी, ये चीज़ बाद में आई थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए। सबसे प्रारंभ में शुरुआत कीजिए, यानी कि सही अनुक्रम में इसको पहचानना है। भारतीय इतिहास की जो ये घटनाक्रम है, तो पहला है राज्य हड़प नीति, उसके बाद सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। नीचे दिए गए कूट का सही से प्रयोग करके इसका उत्तर बताना है। तो इसके टाइम की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत जो आया, तो ये कब से आया? तो 1848 से। ठीक है। सहायक संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1798 से। लाहौर की संधि 1846 से। और पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1784 में। अब इसको सही कालक्रम में हमें सजाना है। तो सबसे कम का कौन सा है, यानी सबसे पहले इसमें कौन हुआ? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1798 सहायक संधि यानी कि 2। इसके बाद लाहौर की संधि 1846 यानी कि 3। और राज्य हड़प नीति जो है ये 1848 1 है। तो 4 2 3 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 1। राज्य हड़प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? राज्य हड़प नीति के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक होगा जो कि सही होगा। तो इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया। इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ तो इसमें जो सही है उसे हमें बताना है कौन सा एक यहाँ पर होगा जो कि सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चिर स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चिर स्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन है जो कि क्या है? सही है, ये हमें बताना है। तो चिर स्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू किया गया।
चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूमियों का एक नया वर्ग बनाया। चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। तो नीचे दिए गए कूट का सही से प्रयोग करके उत्तर को चुनना है, उत्तर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल दो और दो, यानी एक और दो यहाँ पर हो सकता है, केवल एक और दो, और एक, दो और तीन। तो यहाँ पर सही जवाब हमें बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है दो, तो यानी कि केवल और केवल दो। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या फिर थे, बताना है। निम्नलिखित में से कौन, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन जो है ये भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। तो ये कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अलेक्जेंडर रीड थे या फिर थॉमस मुनरो थे। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके यहाँ पर जवाब बताना है। केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे यानी कि प्रारंभ किए जाने के संबंधित कौन है, तो ये है अलेक्जेंडर रीड। कौन है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों ही हैं। तो दो और तीन क्या हो जाएगा, दो और तीन दोनों। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई थी, तो ये 1820 में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। और अब पूछ दे कि ये इसका क्षेत्र क्या था, तो इसका क्षेत्र था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्र। मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्र थे जहां पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 1820 में किया गया था। और वहां के गवर्नर किसके द्वारा, यानी कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर मुनरो के द्वारा किया गया था। और इससे संबंधित कौन है, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो हैं ये दोनों ही इससे संबंधित हैं। निम्न में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, निम्न में से कौन है जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किसने की, तो ये किसने की थी, थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू की थी। सबसे पहले ये मद्रास में लागू हुआ और कब, तो 1820 में। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है, तो ये कौन है, तो ये थॉमस मुनरो, आर.एम. बर्ट, सर चार्ल्स नेपियर, जोनाथन डंकन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, थॉमस मुनरो। क्या होगा, थॉमस मुनरो। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक थे। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक थे, तो ये कौन थे, कॉर्नवालिस, विंगटे, क्लाइव, मुनरो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा मुनरो। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिपादक कौन थे, मुनरो थे। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ इनमें से कौन जुड़ा था, तो मैल्कम, मुनरो, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन। मैल्कम, मुनरो, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुनरो जुड़ा था। कौन जुड़ा था, मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं बम्बई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया।
मद्रास और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तालुकदारी, जमींदारी, इनमें से कौन सी थी? तो ये थी रैयतवाड़ी। कौन सी थी? रैयतवाड़ी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो है ये प्रचलित था उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो ये कहाँ पर प्रचलित था? ये प्रचलित था दक्षिणी भारत में प्रचलित था। मद्रास और बम्बई की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पर? दक्षिण भारत में। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों प्रेसिडेंसियों में लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा या फिर कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? यानी कि रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन है? यह थॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। थॉमस मुनरो की ये ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसको मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। अब नीचे कूट के माध्यम से इसका सही जवाब बताना है। केवल 1, 1, 2 और 3, 2 और 4, 1, 2 और 2, 3 और 4। तो इसमें हमें बताना है कि क्या चीज़ सही होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कि यह थॉमस मुनरो की उद्भावना यानी ब्रेन चाइल्ड थी। तो सही बात है, ये थॉमस मुनरो की ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। ये भी सही है, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। कृषक इस प्रणाली से धीरे धीरे कंगाल हो गए। तो ये भी चीज़ क्या है? सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों होगा। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व बंदोबस्त, किसके साथ कहा जाए तो राजस्व बंदोबस्त हुआ था? महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो महलवाड़ी प्रथा में अगर कहे कि किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था तो ये हुआ था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। किसका? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? तो रैयतवाड़ी, जमींदारी, मिरासदारी या फिर महलवाड़ी। ब्रिटिश पंजाब में बताना है कि कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो ये थी महलवाड़ी। ब्रिटिश पंजाब में महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई। महलवाड़ी प्रथा जो थी ये कहाँ पर लागू की गई थी? तो बंगाल और बिहार में, दक्षिण भारत में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, उड़ीसा में महलवाड़ी प्रथा जो है ये कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में लागू की गई थी महलवाड़ी प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? अब इसमें बताना है कि भू राजस्व नीति से इनमें से कौन जो है वो संबंध रखता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, महलवाड़ी बंदोबस्त, रेगुलेटिंग एक्ट, सहायक संधि। तो बताना है कि भू राजस्व नीति से संबंधित कौन है इसमें। तो ये हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त। कौन सा है? महलवाड़ी बंदोबस्त। पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है पट्टेदारी पद्धति से संबंधित। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी आरंभ की गई। दूसरा है जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार यानी हक रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे।
ठीक है। आगे है महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे भूमि राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होने थे। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा गलत है। अब देखते हैं कि भारत में क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियाँ, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियाँ आई थी, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो ये क्या है, सही है। इसके बाद देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। ये भी सही है। आगे देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। तो ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार के शासकीय होती थी, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय नहीं होती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल एक और दो, 1, 2 और 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिविल प्रक्रिया यानी संहिता, जिसे सिविल कोड भी कह सकते हैं या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कह सकते हैं, को 1860 में लागू किया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2, ना 1 ना 2। जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता कोड की अगर हम लोग संहिता की बात करें, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये कब लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था कब, 1859 में। कब किया गया था, 1859 में। वहीं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की जाए तो इसे लागू किया गया था कब, तो इसे लागू किया गया था 1860-61 में। कब लागू किया गया था, 1860-61 में इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा अनुरूप, तो यहाँ पर हमें बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो जमींदारी प्रथा थी तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा ना कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, केवल 2 होगा। क्यों, क्योंकि जमींदारों के द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% नहीं था।
इसके तहत क्या था कि जो राजस्व है उस राजस्व को क्या किया जाएगा, 11 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में, 11 भागों में, जिनमें से 1/11 भाग जो है ये जमींदार रखेंगे और 10/11 भाग जो है ये ब्रिटिशर्स को जाता था। 1/11 भाग जमींदार को और 10/11 भाग जो था ये ब्रिटिशर्स को जाता था। तो इस प्रकार से पहला जो है ये गलत हो गया। दूसरा क्या, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा ना कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, यानी कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो होगा तो वो क्या होगा, जागीरदारी प्रथा था। ये क्या था, जागीरदारी प्रथा था। इसके बाद देखेंगे कि मालगुजारी के इजारेदारों, यानी मालगुजारी के जो इजारेदार थे तो उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि जमींदारी प्रणाली भू राजस्व बंदोबस्ती थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये उप किराएदारी पर देने यानी कि गिरवी देने के संबंध में है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली तहसीलदारों को आवंटित भूमि थी। और अगला और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि ग्राम्य स्तर पर की गई, ग्राम्य स्तर पर की गई तो क्या चीज़ की गई थी, तो महलवाड़ी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकारी सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि जो थी ये महलवाड़ी थी। तो महलवाड़ी भूमि जो थी ये ग्राम स्तर पर थी। जमींदारी की अगर हम लोग बात करें तो ये मालगुजारी के इजारोदार द्वारा थी, और रैयतवाड़ी प्रणाली की अगर बात करें तो ये उप किराएदारों पर थी, और अगर जागीरदारी प्रथा की बात करें तो ये बड़े सामंतों को आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब यहाँ पर होगा, सही जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जोनाथन डक्कन जो है तो ये किससे संबंधित है, तो बनारस का स्थायी बंदोबस्त से। किससे, बनारस का स्थायी बंदोबस्त से। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉमस मुनरो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। इसके आगे हम लोग देखते हैं कर्नवालिस किससे संबंधित है, तो ये बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे किसको, तो यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो जोनाथन डक्कन जो है ये बनारस का स्थायी बंदोबस्त से, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, कर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से, और हॉल्ट मैकेंजी जो है ये महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास ये सही है, स्थायी बंदोबस्त भी क्या है, बंगाल, ये भी सही है, और महलवाड़ी बंदोबस्त क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत, ये भी सही है। लेकिन तालुकदारी बंदोबस्त जो है ये बम्बई, ये गलत है, क्योंकि बम्बई में भी क्या थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गलत कथन को बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो न्यायिक सुधार किए थे तो उससे संबंधित हमें गलत कथन जो दिया हुआ है उसे बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफों को 500 रुपये तक के मूल्य के वाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली थी। मुंसिफों के निर्णय को दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि किया जाना होता था। मुंसिफों की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी।
यद्यपि उसके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपीलीय कोर्ट यानी प्रिविलियंस कोर्ट ऑफ अपील में निहित था। तो यहाँ पर जो गलत जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था की थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? स्थायी बंदोबस्त का गुण कौन सा नहीं था? तो इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व सुनिश्चित किया। सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। इसने किसानों के हित को सुरक्षित किया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसका गुण नहीं था। तो यहाँ देखेंगे कि इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व कर सुनिश्चित किया, तो ये सही है। सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई, तो ये भी सही है। इसके आगे देखेंगे कि इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया, तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन इसने किसानों के हित को सुरक्षित किया, तो इसमें कहीं भी किसानों के हित को सुरक्षित करने की बात नहीं है। किसानों के हित को कभी भी सुरक्षित नहीं किया गया। तो इसमें जो इसका गुण नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसने किसानों के हित को सुरक्षित नहीं किया। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त किसके प्रशासन काल में प्रारंभ किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही उसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? तो यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। यह प्रत्येक ग्राम एवं महल यानी कि जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी। सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया। यह गंगा घाटी, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। यह गंगा घाटी, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। तो हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा कथन जो है ये महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है ये गलत है, ये चीज हमें बताना है। तो यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। तो अन्य दो के सुधार के रूप में अपनाई गई थी, तो ये सही बात है। ये प्रत्येक ग्राम एवं महल यानी जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी, ये गलत है। सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम में समुदाय के साथ किया था, तो ये भी सही है। और यह गंगा घाटी, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में लागू की गई थी, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यह प्रत्येक ग्राम एवं महल यानी जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी। नए जमींदारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो नए जमींदार थे उनके लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत है? तो ये है, वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और घनिष्ठ थे जिसकी ग्राम में कोई जगह नहीं थी। वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और धनिक थे जिनकी ग्राम में कोई जगह नहीं थी। वह किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र थे। वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थिति व्यापारी थे। उन्होंने किसानों को उसके पारंपरिक भूस्वामित्व के आधार पर वंचित कर किन्हें किराएदार कृषक बना दिया। उन्हें क्या कर दिया, किराएदार कृषक बना दिया। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा जो है ये जमींदारों के बारे में गलत बात है, यानी जो नए जमींदार थे उनके बारे में गलत बात है। तो वह नगरों में रहने वाले, वह नगरों में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह नगरों में रहने वाले व्यापारी और धनिक थे जिनकी ग्राम में कोई जड़ नहीं थी, सही है। वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थित व्यापारी थे, सही है। उन्होंने किसानों को उनके पारंपरिक भूस्वामित्व
के अधिकार से वंचित कर उन्हें किराएदार कृषक बना दिया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वह किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र थे, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। वो किसानों को उत्पीड़ित करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। भारत के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत का जो स्थायी बंदोबस्त है उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि सही नहीं है, गलत है? तो इसकी शुरुआत कर्नवालिस द्वारा की गई। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? कर्नवालिस द्वारा। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया। जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं। कृषकों की हैसियत घटकर किराएदार कृषक की रह गई। इसमें अब क्या सही है इसको देखेंगे। तो इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई, सही है। इसको बिहार और बंगाल में कार्यान्वित किया गया, ये भी सही है। जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं, गलत। कृषकों की हैसियत घटकर किराएदार कृषक की रह गई, ये भी सही। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, गलत है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये वेलेस्ली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने। इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसे ही स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है या फिर जमींदारी प्रथा। स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था। स्थायी भूमि जो व्यवस्था थी उसमें जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? 1/4वां भाग होता था, 1/6 भाग होता था, 1/11वां भाग था या फिर 1/12वां भाग था। तो जैसे कि इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसका 11 हिस्सा लगता था और 1/11 भाग जो होता था ये जमींदारों का और 10/11 भाग जो होता था ये अंग्रेजों का। तो यहाँ पर जमींदारों का हिस्सा पूछ रहा है तो ये होगा 1/11 भाग। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा आरंभ किया गया बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त? कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वेलेस्ली ने। तो किसने? तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त चालू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या फिर किसानों के साथ? स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके साथ किया गया? तो ये किसके साथ में किया गया? जमींदारों के साथ में किया गया। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो ये कौन है? जेम्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट, जॉन सोर। ठीक है, तो किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेम्स ग्रांट ने। जेम्स ग्रांट जो था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाहकारों में से एक था और इसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में किस राज्य व्यवस्था में था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, स्थायी बंदोबस्त में या फिर उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार हुआ करता था वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? तो इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया, इन्होंने इसका पूर्ण विरोध किया, इन्होंने इसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया, सैद्धांतिक आधार पर इन्होंने इसका विरोध किया। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? इन्होंने इसका संपूर्ण समर्थन किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो एक डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, फिलिप फ्रांसिस ने या फिर विलियम पिट ने। तो ये विचार प्रस्तुत किया था किसने? फिलिप फ्रांसिस ने। किसने? फिलिप फ्रांसिस ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था फिलिप फ्रांसिस ने। ये वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी में एक सदस्य था फिलिप फ्रांसिस और इसी ने सर्वप्रथम बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया था।
स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? स्थायी भूमि व्यवस्था जो थी वो किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ये संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में, पंजाब को छोड़कर देश के शेष उत्तरी क्षेत्र में, बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में। तो ये लागू किया गया था कहाँ पर? बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में। स्थायी भूमि व्यवस्था जो थी वो बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में लागू किया गया था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय है ये किसे दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड रिपन को या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। स्थायी बंदोबस्त किस प्रकार है? तो जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर, किसानों पर लगाया गया भूमि कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली, जंगल की भूमि पर लगाया गया कर। स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। तो स्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर वसूली। क्या थी ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली, यानी कि कंपनी के लिए भूमि का कर किसानों से कौन वसूल करता था? तो जमींदार वसूल करते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला कि चीर स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? चीर स्थायी बंदोबस्त क्या है? यही है, स्थायी बंदोबस्त को ही चीर स्थायी बंदोबस्त भी यहाँ पर कहा गया है। तो चीर स्थायी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त कब आया था? तो ये 1793 ईस्वी में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इसमें जमींदारों से ये अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने नहीं जारी किया था। तो इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए इनकी लापरवाही कही जा सकती है। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। स्थायी व्यवस्था लागू करने का क्या कारण था बिहार में? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न करना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो यही इसका कारण था। अब इसको क्या करना है कि सही क्रम में करना है। इसको क्या करना है? सही क्रम में कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त, हड़पने की नीति, सहायक संधि, बंगाल विभाजन, इसको क्या करना है? सही क्रम में करना है। तो सबसे पहले सही क्रम में करने से पहले देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। स्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये कब हुआ था? स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये हुआ था 1793 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। सहायक संधि कब हुई थी? सहायक संधि 1798 में। हड़पने की नीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो अभी से सही क्रम में करना है। तो सही क्रम में इसको करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? 1, इसके बाद होगा 3, इसके अगला हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 4। 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चीर स्थायी बंदोबस्त या स्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट या फिर इसे कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि
यानी चिरस्थायी व्यवस्था जो थी इसे अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो 1810 ईस्वी के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करने का लोचित प्रतीत हुआ। तो ये तीन हम लोग देखें, और चौथा जो है ये उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं ये सही है। तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। यानी कि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा और राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ये होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रिंस विवादबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम से जानी गई? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वेलेस्ली ने, कॉर्नवालिस ने या फिर विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पर हम लोग भारतीय सिविल संहिता की बात करेंगे या फिर भारतीय सिविल सेवा का सृजन जो है वो किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो ये जोनाथन डंकन था, चार्ल्स ग्रांट था, जेम्स ग्रांट था या फिर सर विलियम जोन्स था? निम्नलिखित में कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था? तो ये था कौन? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन कानून के तहत न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्करण में कारक था? न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के पृथक्करण में कारक था क्लाइव, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या फिर पिगंट? तो ये कौन था? ये था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी कथनों में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में था, वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में था, मार्किस वेलेस्ली या फिर जॉन मैकफॉर्सन किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? तो ये किसकी अध्यक्षता में था? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में। किसकी? वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई?
वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई? तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनीय संरचना तैयार करने के लिए, नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीति तैयार करने के लिए, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति जिस उद्देश्य से की गई वो उद्देश्य क्या था? भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का जो मुख्य कारण था, तो ये मुख्य कारण ये था कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, एल्फिंस्टन ने। पंचवर्षीय बंदोबस्त भारत में किसने लागू किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। सहकारी साख सुझाव किसने दिया? सहकारी साख सुझाव जो है ये किसने दिया? तो फ्रेडरिक निक्सन ने, एड्रिगन कोल्ट ने, कॉर्नवालिस ने, फ्रेडरिक बेकर ने। तो ये सुझाव जो दिया था ये फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। सहकारी साख सुझाव जो है ये फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किस वायसराय में के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड मियो, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन, किसके काल में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट किसे माना गया? सर्किट कोर्ट, प्रांतीय कोर्ट, सदर दीवानी, सदर निजामात। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में जो सदर निजामात कोर्ट था, सदर निजामात कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट इसे माना गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1952 में, 1924 में, 1971 में या फिर 1911 में? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। 1952, 1924, 1871 या 1911, तो इसमें से 1871 में हुआ था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका सही जवाब क्या होगा? क्लाइव ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।